नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मेरे लिए एक मतलब खराब परफॉर्मेंस होने वाला एक ट्रेड भी है, तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले और इसको आप एक स्टडी पर्पस में ले और इसको स्टडी करें उसके बाद काम करें। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के एक टॉप लेवल का इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि एलआईसी के बाद एसबीआई, उसके बाद एचडीएफसी, उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल, तो ये सारे कंपनी इंश्योरेंस बेचने वाला कंपनी है। तो एचडीएफसी बैंक की ही एक कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है जो वो मैं आपको दिखा दूँ, वो है इस कंपनी का अभी पी रेशियो। एक टाइम मतलब लास्ट 5 इयर्स में कंपनी का पी रेशियो चला गया था 129 के आसपास। उसके बाद 2023 में नीचे आकर 69 हुआ था, अभी चल रहा है करीबन-करीबन 87 के आसपास। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए कंपनी के खुद के पी रेशियो एवरेज देखा जाए तो 90 है और कंपनी का करेंटली पी रेशियो चल रहा है 85। इसका मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है, वो खुद की पी रेशियो सस्ता है। और इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो 84 है, कंपनी का पी रेशियो 86 है। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वैल्यूएशन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी 87 86 कोई छोटा पी रेशियो तो है नहीं। फिर भी पूरा इंडस्ट्रीज अगर उस पी रेशियो में चल रहा है तो उसको ज़्यादा हाई पी रेशियो नहीं कहा जा सकता। तो बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज देखो तो एक इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते इसका लोन नहीं होना चाहिए था। तो कंपनी ने यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब जो लोन के मामले है, वो यहाँ पे ना के बराबर दिखाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो नेट इनकम है वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स को इंक्रीजिंग किया। तो सेल्स इंक्रीजिंग होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस बार हाईएस्टली देखने को मिला। मतलब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले था उससे थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। तो सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुके हैं मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा घट चुके हैं, क्योंकि पहले 5%, 3%, 4% हुआ करता था। धीरे धीरे करके लास्ट कोविड के बाद से लेकर 1% हो गया था। अभी फिर से 2% में आया, मतलब फिर से रिकवरी होना शुरू हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार इंक्रीजिंग होता चला गया। तो इस मामले में देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो तो कम हुआ मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ? सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का अगर मैं एफआईएस के डेटा देखूं तो एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी बेच दिया था 2025 के मार्च क्वार्टर के बाद। तो जून में जो क्वांटिटी बेचा था फिर से वो क्वांटिटी को एडिंग कर लिया, मतलब फिर से क्वांटिटी ऐड कर लिया। उसी तरीके से जो एफएस डीएस के पास डेटा था, मतलब डीएस ने जो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदारी किए थे वो धीरे धीरे करके उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अभी 13.72 था, उसके बाद 14.10 हुआ, उसके बाद 14.57 हुआ, उसके बाद 14.59 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा डीएस के मामले में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया। तो मेरे हिसाब से एक मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस बेसिस में क्वांटिटी ऐड किया गया। और पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक इस कंपनी से कुछ क्वांटिटी बेच दिया है। तो पब्लिक जब बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन जब इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहा है, तो सोचना कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगा। और कौन ऐड कर रहा है वो भी देख लीजिए। आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई मतलब आर्बिटेज फंड्स, तो निप्पॉन लाइफ इंडियन म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडियन ट्रस्टेड लिमिटेड फंड, यूटीआई फंड, मतलब बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी, दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर खुद के स्टेक बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इस बार अच्छा खासा कर्जा ले लिया, तो कर्जा किस लिए लिया वो भी देख लीजिए। देखिए कर्जा जो लिया गया, उस कर्जे लेने के बाद कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो रिजर्व जितना है उस हिसाब से कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में उतना दिक्कत वाला बात तो अभी तक देखने को नहीं मिला। अभी कंपनी के ऊपर चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो चार्ट देखने से पहले कुछ पॉइंट्स को याद रखना। ये चार्ट आपको कुछ अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न में काम करने के लिए आपको कुछ
टेक्निकली बेसिस में ही देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। किस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा? मान के चलिए यहाँ पे टॉप बेसिस में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्निकली चार्ट देखने को मिला है। वो कैसे? आप देखेंगे यहाँ पे इस टॉप से लेकर इस टॉप तक अगर मार्किंग करूँ, तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न को कहा जाता है नेक, मतलब शोल्डर। तो शोल्डर, उसके बाद फिर से यहाँ पे बड़ा सा एक पैटर्न देखने को मिले, तो इस पैटर्न को कहा जाता है एक हेड। मतलब यहाँ पे एक शोल्डर बन गया, उसके बाद एक हेड बन गया, और यहाँ पे फिर से एक शोल्डर क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ पे प्रॉपर एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। तो जब भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं लोअर साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग करता हूँ, और इस टॉप लेवल तक मार्किंग करने के बाद इसको ऊपर बिठा देता हूँ। तो यही बन जाता है मेरा रेंज। तो मैं काम कैसे करता हूँ, देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको देखकर कल ही जाकर ब्लाइंडली काम करें। तो ये हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं प्रॉपर देखता हूँ जब इस नेक को ब्रेकआउट करते हैं और ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन करता है। मतलब इस जगह पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और उसके बाद रीटेस्ट यहाँ पे हुआ। तो जब तक रीटेस्ट नहीं होता है तब तक मैं कोई भी काम यहाँ पे करता नहीं हूँ। तो रीटेस्ट हुआ, और प्रॉपर वे में देखिए यहाँ पे ही कंपनी होल्ड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी भी बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है। निफ्टी जब ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा तो इस कंपनी भी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिखा सकते हैं। तो मैं इस बेसिस में काम कर रहा हूँ। बाकी आप किस बेसिस में काम कर रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। देखिए, ये टेक्निकली चार्ट पैटर्न जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिया। आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर इस तरीके से एनालिसिस देखना चाहते हैं जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पस में, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।